हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए अग्निवीर जीडी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेके आए हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखे देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण कब हुआ था, तो वर्ष 1911 में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि 1911 में जो इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज पंचम, वो क्या रहा था, वो भारत को आ रहा था। तो उसके स्वागत में इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में पड़ता है। मुंबई में पड़ता है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, जो 1911 में बनाया गया था। जॉर्ज पंचम ने जब जॉर्ज पंचम भारत आया था, तो जॉर्ज पंचम ने एक घोषणा की थी। वो घोषणा क्या थी कि जो आपकी भारत की जो राजधानी बनेगी, वो कलकत्ता से क्या बनेगी, कलकत्ता से दिल्ली। यानी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनने की घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा हुई थी आपकी 1911 में। ठीक है, 1911 में घोषणा हुई थी। और बनी कब थी राजधानी दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो वो बनी थी आपकी 1912 में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछ जाते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1912 बनी। और दिल्ली भारत की राजधानी की घोषणा कब हुई थी, 1911 में उसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी। तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो चिश्ती संप्रदाय है वो किसने चालू किया था, वो मोइनुद्दीन चिश्ती ने चालू किया था। इनकी दरगाह कहाँ पे है, तो इनकी दरगाह है आपकी अजमेर में। अजमेर में इनकी क्या है, दरगाह, जो कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध सबसे छोटा ग्रह है। और बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है। फिर बात करें सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो आपके शनि के हैं। और पृथ्वी को क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है। ठीक है, जीवन वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय नौसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो रामदास कटारी थे। ठीक है, बात करें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आर हरि कुमार। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना जो दिवस मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि नीति का विस्तारित रूप क्या है। नीति का विस्तारित रूप क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इंस्टीट्यूट नहीं है, क्या है, इंस्टीट्यूशन है। बात करें नीति आयोग की, तो देखिए नीति आयोग के बारे में सारी जानकारी लिख लेते हैं आपकी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो उस समय के कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले उपाध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगड़िया। और उस टाइम पे यानी पहले सीईओ कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर कौन थे, नीति आयोग के पहले सीईओ थे। ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर। बात करें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बैरी। वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वर्तमान सीईओ है आपके वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, ये सारी जानकारी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो नॉकआउट जो शब्द है वो आपका बॉक्सिंग से संबंधित है, नॉकआउट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था। तो कौन सी भारतीय अभिनेत्री थी, तो वो आपकी नरगिस थी। ठीक है, बात करें नाबार्ड की, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड एक आपका कृषि विकास बैंक है। उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में पड़ता है। इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो इसके वर्तमान में वर्तमान इसका अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके केवी साजी है। ठीक है, केवी साजी। और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो समिति थी इसकी
शिवरमन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना दूसरा आणविक परीक्षण 11 एवं 13 मई 1998 को किस नाम से किया था? उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति दूसरा आणविक परीक्षण था जो भारत ने 1998 में किया था। पहले कब किया था? पहला किया था 1974 में, 1974 में, जो किस नाम से था? ऑपरेशन बुद्धा। ऑपरेशन बुद्धा के नाम से 1974 में पहला किया था और 1998 में दूसरा किया था ऑपरेशन शक्ति के नाम से। नेक्स्ट देखिए, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश है आपका मालदीव। ठीक है, यदि आपने थोड़ा बहुत मैप देखा हो तो ऑप्शन देख के भी आप आंसर लगा सकते थे, क्योंकि नेपाल और श्रीलंका, भूटान काफी बड़े देश है, जबकि मालदीव क्या है आपका? काफी छोटा देश है। गुजरात पूजा के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गुजरात पूजा के उपलक्ष्य में जो बुलंद दरवाजा बनवाया था वो आपका अकबर ने बनवाया था। ठीक है, इस बात करें बुलंद दरवाजे की तो देखिए बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजे में एक सोने की जंजीर लगवाई थी, सोने की जंजीर, वो किसने लगवाई थी? वो लगवाई थी आपकी जहांगीर ने। ठीक है, जिसको न्याय की जंजीर भी कहा जाता है, न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें कि बुलंद दरवाजे में एक आपका पंचमहल है, पंचमहल कहाँ पड़ता है? तो बुलंद दरवाजे में पड़ता है। इसके अलावा बात करें कि बुलंद दरवाजा है कहाँ पर, तो ये आपका पड़ता है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? तो ये आपका आगरा के पास, आगरा के पास पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक रूप से भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसका मुखिया होता है? किसका मुखिया होता है? तो राष्ट्र का मुखिया होता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने अभी पहले पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका पेरिस में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की है? देवदास, चरित्रहीन, श्रीकांत या फिर ये सभी? तो ये तीनों ही रचना किसकी है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की है। तबले का आविष्कार किसने किया था? तबले का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पटियाली। पटियाली कहाँ पड़ता है? आपका एटा जिला, एटा जिला यूपी में पड़ता है। ठीक है, इस बात करें कि अमीर खुसरो के बारे में, तो इनको तोता ए हिंद बोला जाता है, तोता ए हिंद ये कहा जाता है। दूसरी बात, खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली का जनक किसको बोला जाता है? तो अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत जनरेटर जो होता है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। यदि बात करें विद्युत बल्ब की, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा को आपका प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो विकृति पे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, विकृति जो होती है वो लंबाई के समानुपाती होती है, यानी जितनी लंबाई में वृद्धि की जाएगी उतनी विकृति में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ दोगुनी वृद्धि की जाए, विकृति में भी कितना होगा? दोगुना असर पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? जब हम प्रेशर लगाएंगे बर्फ के ऊपर तो गलनांक क्या होगा? हमारा घट जाएगा, जिससे बर्फ क्या होगी? हमारी जल्दी पिघल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो डॉपलर प्रभाव है वो किस पर आधारित है? तो आपका ध्वनि ऊर्जा पे आधारित होता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, ध्वनि से संबंधित होता है डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट देखिए, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या है? समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं? तो वे आपके समस्थानिक कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। जैसे आपने हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े होंगे, यानी 1H1 कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, जो कि ऑप्शन में इसका निकटतम ऑप्शन दे रखा है आपका 7, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7। यदि बात करें कि 7 से यदि कम है, किसी विलयन का पीएच मान 7 से क्या है? कम है,
तो वो विलेन कैसा होगा, तो विलेन होगा आपका अम्लीय। तो यदि 7 से अधिक है तो विलेन हो जाएगा आपका क्षारीय। ठीक है, 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, तो कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से फैलती है। वायरस से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो आपकी इन्फ्लुएंजा जो है आपका वायरस से फैलती है। बाकी ये तीनों जो बीमारी है वो आपकी जीवाणु से फैलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन के किस काम आता है, तो रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। रक्त का थक्का जमाने का काम क्या आता है, विटामिन के, यानी विटामिन के की कमी से क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है और खून बहने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। सबसे पहले पाचन पचने वाला मुंह में कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है, उसके बाद में फिर नंबर आता है इसका प्रोटीन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। तो जो आप आंखें जो चेंज करवाते हो तो उसमें कौन सा भाग प्रयोग में किया जाता है, तो आपका कॉर्निया प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, बात करें आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर क्या बनता है, चित्र बनता है, यानी प्रतिबिंब किस पर बनता है, तो आपका रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखिए, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फलों को पकाने के लिए आपका एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो गाँव वगैरह में होता है वो कार्बेट लगा के भी फलों को पकाते हैं। जब हम कार्बेट लगा के फलों को पकाते हैं तो उसमें कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो उसमें एसिटिलीन गैस प्रयोग में होती है। जब प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं तो उसमें एथिलीन गैस प्रयोग में की जाती है। जब हम कृत्रिम रूप से फलों को पकाते हैं तो उसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न चित्र के सभी स्वतंत्र त्रिभुजों को इस तरह रंगा जाए कि सामान्य पार्श्व के दो त्रिभुजों में एक रंग नहीं हो, तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो लगातार दोनों त्रिभुज हैं, यानी ये और ये दोनों में एक सा रंग नहीं होना चाहिए, तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मान लीजिए इसमें एक रंग भर दिया आपने, लाल रंग भर दिया, ठीक है, यानी रेड भर दिया, इसमें आपने ब्लैक भर दिया, तो देखिए इसकी जो निकटतम ये वाला जो त्रिभुज है इसमें आपका ब्लैक नहीं आना चाहिए, तो इसमें क्या आ सकता है, तो इसमें आपका रेड आ सकता है। इसमें रेड आ गया तो इसमें ब्लैक आ सकता है, इसमें ब्लैक आ गया इसमें रेड आ सकता है, इसमें रेड आ गया तो इसमें ब्लैक, इसमें ब्लैक है तो इसमें रेड, और इसमें रेड है तो इसमें ब्लैक। तो कुल मिला के दो ही रंग आप क्या कर देंगे, सब पूरे इसको त्रिभुजों को रंग देंगे। तो कम से कम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी, तो कम से कम दो की जरूरत पड़ेगी। इस बात करें अधिकतम कितनी जरूरत पड़ेगी, तो अधिकतम तो आप समय भरते जाइए अलग अलग रंग, जितने त्रिभुज हैं उतने रंगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसने क्या पूछा, कम से कम, तो ये दो त्रिभुज और खाली रह गए, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ब्लैक, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रेड। ये कम से कम आपको दो रंगों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मिलिट्री को इस तरह से लिखा जाता है, तो लिमिट को किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए ये क्या है, डायरेक्ट इसकी कोडिंग करती है, यानी एम का कोड है 1, आई का कोड है 2, और एल का कोड है 3, आई का कोड फिर क्या है 2। तो आपको लिमिट की कोड बतानी है, तो एल का कोड क्या है, एल का कोड यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ पे तीसरे नंबर पे एल, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है 3 है। तो शुरुआत हमारी कितने से होनी चाहिए, 3 से होनी चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए, इन्हें भिन्न बताना। देखिए कुर्सी बैठने काम आती है, स्टूल भी बैठने काम आता है, मेज भी आती है, जबकि बेंच क्या होती है, सामान रखने काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए का संबंध ऐप से है, तो ऐप का संबंध किससे होगा। ए में हम जब 5 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, ऐप मिलेगा। तो ऐप में जब हम 5 जोड़ देंगे कितना मिलेगा हमें, 4 5 11, यानी कि हमें के मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि यहाँ बीच में क्या आएगा। ठीक है, 15 31 63 और क्वेश्चन मार्क 255 और 511। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि राइट आंसर का क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1 0 3 7 और 6 से बनी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, तो देखिए 1 बनेगा, फिर आपका 0 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर आपका 7 आएगा। ये क्या होगी, आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, इन सबको मिलकर बनी होगी, यानी 10 367। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, यानी 0.75 में जब 15 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 0.75 में किसका भाग करना है, आपको 15 का भाग करना है। ठीक है, देखिए
पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसको काट पीट कर लीजिए, 15 से कटेगा ये आपका 1 बार और 15 से कटेगा आपका 5 बार, यानी 5/100 कितना आ जाएगा, 5/100। 5/100 का मतलब कितना होता है, 0.05, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, x² + 1/x² 1 है तो x6 बराबर क्या आएगा। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि यदि यहाँ पे प्लस है तो x6 बराबर क्या आएगा, -1, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन है, वर्ग की परिमिति क्या होती है, इन वर्ग की परिमाप क्या होती है। यदि मान लीजिए आपका वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा दे रखी है ए समान होती है, क्योंकि प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, तो इसकी परिमाप क्या होगी, सभी भुजाओं का योग, यानी सबको जोड़ लेंगे कितना जाएगा, 4 गुणा भुजा, यानी 4a, 4 गुणा भुजा, भुजा गुणा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा कितनी है, 3 मीटर। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3, भुजा कितनी दे रखी है आपकी 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका मान 1 होता है। तो देखिए sin² + cos² थीटा 1 होता है, sec² - tan² थीटा 1 होता है, और cos² - cot² थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी इन सबका मान क्या होता है आपका 1 होता है। नेक्स्ट देखिए, 398 में किस संख्या से गुणा किया जाए और उसमें फिर 7 से गुणा किया जाए तो हमें कितना मिलेगा। तो इसका हम इकाई चेक कर लेते हैं। देखिए 7 8 56, ये कितना हो गया 6। अब हम 6 में किस संख्या से गुणा करें कि हमें 2 मिले। जब 6 में हम 13 से गुणा करेंगे, 13 6 78 तो हमें 8 मिलेगा, 15 6 90 हमें 0 मिलेगा, 17 6 102 तो हमें 2 मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब नया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि दो संख्या का अनुपात 5:4 है, उनका लासा कितना है 180 है, तो संख्या बताइए कितनी होगी। लासा क्या होता है, ऐसी संख्या, लासा वह संख्या होती है छोटी से छोटी जो दी गई संख्याओं से कट जाए, ठीक है, दी गई संख्याओं से कट जाए, यानी आपको इन चारों ऑप्शन में से संख्या ढूंढनी है इनसे 180 कट जाए। ठीक है, 63 से 180 नहीं कटता तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, 100 से 180 नहीं कटता ये भी आंसर नहीं होगा, 72 से 180 नहीं कटता तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, 45 से कटता है, 36 से भी कटता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका मान बताइए, इसका मान कितना होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 प्लस 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, ये कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट में 16 + 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, इसका राइट आंसर कितना है ऑप्शन नंबर है 5। नेक्स्ट देखिए, एक नींबू 1 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 8 के भाव से बेच रहा है, तो प्रतिशत लाभ बताइए, लाभ कितना होगा। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रैक्टिस आपने देखा हो पिछला वाला, तो a - b अपॉन में b गुणा 100, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 और b की वैल्यू कितनी है 8, तो 10 - 8 बटे में 8 गुणा 100, 10 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 2, बटे में कितना है 8 गुणा कितना है 100, 2 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा आपका ये 25 बार, यानी कितने % का लाभ हो जाएगा आपका 25% का, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 10 संख्या का औसत कितना है 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्या का औसत कितना हो जाएगा। तो देखिए प्रत्येक संख्या को कितने से गुणा कर रहा है 12 से, तो यदि हम प्रत्येक संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो औसत जो नया औसत होगा उसमें भी हमें उतने से ही गुणा करना पड़ेगा, यानी पहले जो औसत कितना था 7 था, अब हमने प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया, तो नया औसत में भी हमें क्या करना पड़ेगा 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 × 12 कितना हो जाएगा 62 84, जो आपका नया औसत होगा वो कितना होगा 62 84, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी सेम संख्या से हम गुणा करते हैं औसत में, तो हमारे औसत में भी कितना होता है उतने की वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। मैंने मान लिया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने x मान लिया, हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, 32.4 आ जाएगा ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आपका x बचेगा, जब वर्ग करेंगे इधर का तो इधर कितना आ जाएगा 2 का वर्ग 4, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से x गुणा 10 गुणा इधर, इसका गुणा मैंने किसमें कर दिया इधर, यानी 4 बराबर किसके आएगा 324 के, क्लियर। अब x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 324 बटे में 10 गुणा 4, क्लियर। अब 4 से इसको काटिए, 4 से कटेगा आपका 4 8 32, 4 एकम 4, यानी कि 81 बटे आपका 10,
81 10 का भाग देने का मतलब होता है 8.1। ठीक है, आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वैल्यू आ गई 8.1। अब यही पूछा था कि एक्स वैल्यू कितनी आएगी, तो कितनी आ जाएगी 8.1। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 16% बाद से साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिया, 2 वर्ष के बाद उस अंत में कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। चलिए ये बताइए 4000 रुपये पर 16% बाद से ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी कि 4000 गुणांतर यानी कि 16 गुणा समय यानी कि 2 बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 दूनी 128 यानी कि 1280। 1280 रुपये आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन आपने रुपये कितने लिए थे 4000 रुपये, यानी कि 4000 रुपये तो आपका मूलधन चुकाना पड़ेगा, ऊपर से 1280 रुपये आपको और देने पड़ेंगे ब्याज के। कुल मिलाकर आपको कितने रुपये वापस करने पड़ेंगे, 0 8 2 और 5 यानी कि 5280 रुपये आपको वापस करने पड़ेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्वेश्चन है आपका 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात कितना है, ध्यान में रखा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया है। इसके अलावा सिक्कों वाले क्वेश्चन पर आधारित ही मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो देखिए आराम से, समझ में आ जाएगा। पर सिक्कों का जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको उसका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आराम से देख के बता दीजिए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर सुधा अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 24 मिनट देर से पहुंचती है। वास्तविक चाल से लिया गया समय बताइए कितना होगा। देखिए समझते हैं इसको। देखिए यदि दूरी क्या हो, निश्चित हो, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, निश्चित है। और जब दूरी निश्चित होती है तो चाल और समय में क्या रहता है, चाल और समय में क्या रहता है आपका विपरीत अनुपात रहता है, विपरीत संबंध रहता है। यानी चाल बढ़ाएंगे तो हमें समय कम लगेगा, यदि हम समय ज़्यादा चाहते हैं तो हमें चाल क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जो अनुपात होता है वो विपरीत अनुपात होता है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। जैसे उसने बोला अपनी वास्तविक चाल की 6/4, 6/4 का मतलब क्या है, 6/7 का मतलब क्या हुआ कि यदि उसकी चाल शुरू में कितनी थी 7 थी, तो अब चाल कितनी हो गई 6 हो गई। यानी कि प्रारंभ वाली चाल और तो बोल सकते हैं आप कि बाद वाली चाल। ठीक है, ये प्रारंभ वाली हुई, ये बाद वाली हुई। यानी यदि शुरू में चाल कितनी थी 7 थी, तो अब चाल कितनी हो गई 6 हो गई। ये किसका अनुपात है, ये आपका चाल का अनुपात है। शुरू में यदि चाल 7 थी तो अब चाल कितनी हो गई 6 हो गई। तो इस हिसाब से हमारे समय का अनुपात कितना निकल के आएगा, समय का अनुपात निकल के आएगा 6:7। क्यों, क्योंकि जो अनुपात होता है, जो समय और चाल में अनुपात होता है वो क्या होता है, विपरीत अनुपात होता है। कब, जब दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखी हो, फिक्स दे रखी हो, यानी कि नियत दूरी दे रखी हो। अब अपने क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 24 मिनट देर से पहुंचती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसकी चाल शुरू में 7 थी तो उसको 6 यूनिट समय लग रहा था, बाद में जब उसकी चाल 6 हो गई तो अब समय कितना लग रहा है, 7 यूनिट लग रहा है। तो पहले 6 लग रहा था, अब 7 लग रहा है, तो कितना अधिक लग रहा है यहाँ से, तो प्लस के 1 यूनिट अधिक समय लग रहा है, जो किसके बराबर दे रखा है, जो आपको 24 मिनट के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि 24 मिनट के बराबर आपको समय अधिक लग रहा है। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई 24 मिनट। अब आपसे पूछा कि शुरू में कितना समय लग रहा था उसको, तो शुरू में कितना समय लग रहा था, 6 यूनिट समय लग रहा था। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24 गुणा 6 यानी 144 मिनट। यदि 144 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे कितना करना पड़ेगा, तो हमें 60 का भाग करना पड़ेगा। तो 144 में जब हम 60 से भाग कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2 घंटे और 24 मिनट। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।